लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ दुनिया की जानी मानी हस्ती ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडियो में। आप हैं डॉक्टर BKS संजय। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। एम्स गुवाहाटी के आप अध्यक्ष हैं। आप सिर्फ ओटी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक जागरूकता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आपने 150 से अधिक पेपर प्रस्तुत किए हैं और देश विदेश के विभिन्न जर्नलों में आपके एकेडमिक वर्क प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पद्मश्री एक डॉक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हैं और समाज के लिए सोचते हैं, तो एक कार्यकर्ता के रूप में इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर आपने अपने आप को इतना छोटा मामूली सा इंसान बनाकर समाज में रखा है। ये आपका बड़प्पन है और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपके बचपन की बातें। आपने कहाँ से शुरुआत की और क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी पहचान दुनिया में बनेगी और पद्मश्री अवार्ड आपको मिलेगा? पद्म पुरस्कार हमारे लिए बहुत सम्मानित पुरस्कार होते हैं प्रत्येक भारतीय के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास क्या कभी कुछ सपने थे? इस तरह से बचपन में आपने कैसे अपना मार्ग बनाया और यहाँ तक पहुँचे? आपको पहले तो आपने जो मेरा परिचय दिया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है पद प्रतिष्ठा प्रशंसा पैसा प्यार प्रोत्साहन पुरस्कार पाना, सबकी कामना होती है, लेकिन सबको नहीं मिलता। तो जो उसके लिए दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और जितने दर्शक हैं उन सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पूछा कि इतना बड़ा होने के पहले अभी भी आप इतने छोटे हैं, इतने विनम्र हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हर किसी को ये सब होना चाहिए। हाँ, और हम लोग विनम्र कब नहीं होते? जब हम अज्ञान होते। जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हम लोग विनम्र हो ही जाते हैं। क्योंकि दूसरा, आपने अभी पूछा कि बचपन कहाँ से, मैं बुंदेलखंड में पैदा हूँ और बुंदेलखंड में एक जालौन जिला है। वहीं पे हमारा एक नदी के किनारे एक गांव है जहाँ पर बेतवा जाती है। माता टीला जो बांध है वो उसी बेतवा नदी पे बना हुआ है। और मेरी जो परवरिश है वो गांव में हुई। मैं 13 साल तक अपने गांव में ही रहा। वहीं से मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा ली, मिडिल स्कूल किया। इसके बाद कस्बे में आ गया उरई में। तो वहां से हमने 9, 10, 11, 12 किया। उसी यानी 12 करने के बाद मैं बीच में हम्म, टोकूंगी। आपका जो जरूर प्राइमरी जरूर। स्कूल था, आप तो माटी के लाल हैं, फिर तो आपका स्कूल था वो सरकारी था या आप गवर्नमेंट या सरकारी। आप आपने बिल्कुल सही कहा, सरकारी स्कूल था, हिंदी मीडियम था। और पता नहीं श्रोताओं को दर्शकों को कैसे लगे था, अपनी खुद बिछाने के लिए बोरी ले जाता था। हम क्या ले जाता, गांव के सभी बच्चे अपनी अपनी बोरियां ले जाते थे। और दूसरी बात बताऊं कि आजकल जो है स्कूल में जूते पहनने का कोई रिवाज नहीं। उसके दो कारण थे। पहले तो जूते थे ही नहीं, और यदि किसी के पास हैं भी तो स्कूल में आप जूते पहन के नहीं जा। बाहर उतारना पड़ता था या? बिल्कुल बाहर होता में। उसमें आप क्लास में तो आप जूते पहन के जा ही नहीं सकते थे। उसके और भी कारण है, क्योंकि डेस्क होता था, उसमें नीचे बैठते थे या फट्टे पे बैठते थे, तो जूतों के साथ आप बैठ ही नहीं सकते थे। तो उस तरह की व्यवस्था थी, या आपके संस्कार कहें या संस्कृति थी, तो या मजबूरी थी। इसको कहना बड़ा दोनों ही मुश्किल है। चीजें थी, क्योंकि वैसे शिक्षा का मंदिर है तो हमारे यहाँ गुरुकुल में भी यह व्यवस्था होना थी होना कि भी आप चरण चाहिए, होना पादुका बाहर उतारें। एक दिलचस्पी होना मेरी भी और है जानने में, क्या आपके यहाँ शिक्षक कितने थे स्कूल में? क्योंकि प्राइमरी स्कूल में चाहिए। यह स्कूल में कम होते हैं। जहाँ तक प्राइमरी स्कूल का मुझे ध्यान है, तो यदि जितने क्लास थे उसके हिसाब से एक एक अध्यापक जरूर था। जैसे 5 क्लास थी तो 5 अध्यापक थे। मिडिल स्कूल में भी मैं समझता हूँ उससे ज्यादा टीचर थे। उन दोनों टीचर्स की ऐसी कमी नहीं थी, मैं आपको बताऊं। भले ही टीचर, और एक और भी बताऊं, यदि मैं कहूं इसको शुरू करने से पहले, आपके पूछने से पहले, यदि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मेरे बनाने में या यहाँ तक आने में किसी का भी योगदान है मेरे माँ बाप के अलावा, तो वो है पुस्तकों का और शिक्षक। क्योंकि इतना शिक्षकों का महत्व रहा है कि
कई ऐसी घटनाएं हैं कि शिक्षकों के प्रोत्साहन से भी, उनके योगदान से भी आज हम यहाँ पर बैठे हुए। कोई आपके शायद हम स्मृति यहाँ में है, कोई स्मृति में ऐसी बात है ऐसे कि शिक्षक ने कभी आपको या तो कई, बहुत डांटा हो या बहुत प्यार से प्रोत्साहित एक किया? बार ही नहीं डांटा है। एक अध्यापक की मैं बात बताऊं जिसको मैं अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म में या जब बच्चों को अपने भाषण देता हूं तो उसमें शेयर भी करता हूं कि अध्यापक, हमारे स्कूल में जब हम प्राइमरी पास करके 6 क्लास में आए तो 6 क्लास में क्या थे, पहले एक टीचर थे, वो लगभग हमारे ख्याल से 10 या 15 साल से हमारे स्कूल में थे और अध्यापक थे। उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनको जाने के बाद एक नए अध्यापक आए जिनकी नई नियुक्ति हुई थी और हमारे ही स्कूल में आए थे। तो यंग थे उन दोनों, हम समझते उनकी उम्र होगी तो 20 या 22 साल से इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी उम्र थी। तो जैसे उम्र होती है तो बहुत एक्टिव थे और वो चाहते थे कि बच्चों में हमारे यहाँ कोई, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम या जैसे एक अंताक्षरी या कोई खेलने कूदने का ऐसा कोई ऑर्गेनाइज काम नहीं होता। तो उन्होंने हफ्ते में एक बार एक ऐसा प्रोग्राम रखा कि जिससे बच्चे अपना गाने लगे, बोलने लगे, बात करने लगे, डिबेट करने लगे। तो उन्होंने, अध्यापक ने बिना कुछ कहे मुझसे भी कहा, जैसा मेरा नंबर आया तो कहने आप भी गाना सुनाइए। तो जब उन्होंने गाना सुनाने के लिए कहा तो मैंने तो गाना तो क्या सुनाया, मुझे तो आंसू आ गए, मैं तो रोने लगा, मुझे शर्म भी बहुत आई। और उस शर्म के मारे में इतना हुआ कि मैंने अपने पिताजी से शिकायत की कि हमारे मास्टर ने मुझे इस तरह से किया। तो पिताजी ने उसको अंग्रेजी में शब्द ऑफेंस के लिए था, जैसे मैंने ऑफेंस लिया कि मुझे अध्यापक ने रुला दिया, ऐसे ही मेरे पिताजी ने ऑफेंस लिया कि मेरे बच्चे को रुला दिया इसको। तो वो अपने गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको लेके गए और कहने लगे उनसे, वही लड़ने जाने, आपने हमारे बच्चे की बदनामी कर दी, ये कर दिया, रुला दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता। चूंकि मेरे पिताजी उम्र में बड़े थे और अध्यापक बहुत छोटे थे, वो बहुत उन्होंने विनम्रता से कहा कि दादाजी मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, आपका लड़का बहुत होनहार है। और वो इस बात को समझ गए और उस दिन तो नहीं, वो अध्यापक हमारे लिए बहुत प्रिय अध्यापक बने। और न केवल उन अध्यापक ने मुझे क्या कहा, अच्छा तुम गाना नहीं गा सकते, कोई बात नहीं, तुम पढ़ने में होशियार हो, हम तुम्हें 2 पेज एक लिखे देते, उसको रट के सुना तो सकते हो। तो हमने कहा हम वो कर सकते हैं। अब मैंने उसको रटा और गया, मैंने ब्लॉक लेवल पे मुझे प्रथम स्थान मिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मुझे प्रथम स्थान मिला उन्हीं अध्यापक के माध्यम से। और मैं आज भी उन अध्यापक को, मैंने एक पुस्तक लिखी है कविताओं की जिसका शीर्षक है उपहार संदेश का, जिसको कि ज्ञानपीठ ने, वाणी प्रकाशन ने छापा हुआ, उसकी भूमिका में भी मैंने ये बात लिखी हुई है। उस मास्टर साहब का आज भी मुझे नाम याद है और उनके बारे में लिखा है। और मैं अध्यापकों को इसलिए दिया क्योंकि ये, हाँ, मैं अध्यापक में और डॉक्टर में 2 चीजें जरूर, अध्यापक में बहुत धैर्य होना चाहिए और चिकित्सक में या डॉक्टर में बहुत कंपैशन। ये बिल्कुल ऐसे गुण हैं, यदि ये गुण नहीं है तो, यदि किसी में धैर्य नहीं तो वो अध्यापक नहीं हो सकता, यदि किसी में करुणा नहीं तो वो डॉक्टर नहीं हो। वो इसलिए कि देखिए बच्चे को तो पता नहीं, अब बच्चा तो बेवकूफ ही है, वो तो कोई बात को समझ ही नहीं पाए, तो क्या मतलब है मास्टर उसको डांटने लगे या प्यार से समझे। मैं तो इसको इस तरह से। बहुत सुंदर बात कही और आपने धैर्य की बात कही, कंपैशन की बात कही। मुझे लगता है ये हर फील्ड में ज़रूरत है। आपने जिन क्षेत्रों की बात की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत, ये मानवीय गुण है जो सब में होना चाहिए अगर उसे कहीं पहुँचना है, किसी मुकाम तक पहुँचना है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मेडिकल की तरफ आप कैसे मुड़े? आपने 12वीं तक का मुझे बताया, उसके बाद बिल्कुल आपका आपने मेडिकल की सही कहा, तरफ। इस बात को मैं बार बार कहता रहता हूँ। मेरे बड़े भैया है, मेरे से 4 साल बड़े। मैं जब वो 9th में पढ़ रहा था तो उन्होंने 12th कर लिया था, तो वो ये चाहते थे मैं बुंदेलखंड में हूँ, छोटे भाई को लला कहा जा। तो मेरे बड़े भैया कहते लला तुम डॉक्टर बनना है। तो मुझे लगता था कि मैं होशियार भी हूँ और मैं बन जाऊंगा। लेकिन मैं कितना बेवकूफ था, जैसे एक टीनेजर के नाते बता रहा हूँ मैं, कितना एक वो है ना कि एक जिद सी थी। तो मैंने एक जिद क्या कर ली कि मैं तो गांव का था और गांव के से किसी कृषि का लूंगा और कृषि पढ़ूंगा और कृषि में कोई अधिकारी बन जाऊंगा। मेरा बस ये सपना था जब मैं बच्चा था। तो मैंने जिद कर ली। उन्होंने, जबकि हमारा जीआईसी में एडमिशन हो रहा था साइंस में, लेकिन मैंने जिद कर ली कि मुझे तो एग्रीकल्चर पढ़ना, और एग्रीकल्चर उस जिला में फिर एक ही स्कूल था तो उसमें मेरिट में हमारा जीआईसी में तो नाम नहीं आया। चूंकि मैंने जिद कर ली थी तो, और भैया मेरे से कह रहे थे नहीं तुम साइंस पढ़ो साइंस पढ़ो। मैंने पिताजी से शिकायत की तो पिताजी ने हमारे भैया को भी डांटा, अरे तुम्हें क्या करना, उसे जो पढ़ना है वो पढ़ने।
तो उन्होंने भी मुझे फूंक मार दी और मैं एग्रीकल्चर में पढ़ने लगा। साल भर मैंने पढ़ा, पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हुआ, न केवल अच्छे नंबरों से, स्कूल में प्रथम स्थान आया। जब वहाँ हमारे यहाँ 7 जुलाई को स्कूल खुलते थे गर्मियों के बाद, तो हम आए अपने शहर में आए, तो हमारे दूर के नाते के एक फूफा जी थे, तो हमारे भैया ले गए। उनके यहाँ एक सीड इंस्पेक्टर हुआ करते थे वहां पे। तो उन्होंने, पता नहीं गर्मी का समय था, छत पे चले गए, बात करने लगे। तो बोले क्या बनोगे बेटा? हमने कहा हम ये करेंगे। तो कह रहे तुम क्यों करोगे? हमने कहा मैं सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मैं बन जाएगा। उन दोनों ये समझते थे वीडियो एक बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि हम गांव के परिदृश्य में रहते थे। पिताजी ने कभी इंजन लिया था, कभी लोन लेते थे, आता रहता था, वीडियो के बारे में सुनते रहते थे, तो हम इतना ही समझते थे। तो कहने आपको पता है इनकी तो नौकरियां गांव में होती है, और गांव में तुम्हारे लिए रहना, तुम जिस तरह के जिद्दी हो, लड़ने झगड़ने वाले हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपको बताऊं, उन्होंने मुझसे सिर्फ, अमृता जी, कुछ ऐसी बात कही कि मुझे इतनी वो चीज लग गई या चुभ गई कि मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अब साइंस ही पढ़ूंगा। यदि ऐसी स्थिति है तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने 9th के बाद मैंने साइंस बदल। स्कूल वाले बदलने के लिए तैयार ना हो। स्कूल वाले कहते नहीं, ना ना ना, तुम होशियार लड़के हो, बदल जाओ, पास कैसे हो गया, वहां तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत कुछ कस करने के बाद बहुत कहा। हमने कहा यदि आप सोचते हो तो मुझे 6 माही में एग्जाम देने दो, यदि मैं पास हो जाता तो मुझे साइंस का भरवा देना, वैसे नहीं। और वो कहे नहीं तुम्हें, मैंने कहा मैं भरूंगा ही नहीं। मैंने भी जिद कर ली। अल्टीमेटली स्कूल वालों ने मुझसे कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें साइंस में दिलवा देते हैं। और उन्होंने मुझे शर्त मान ली, यदि 6 माही में पास नहीं हो तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। हमने कहा वो मुझे मंजूर है। और मैं 6 माही में पास भी हो गया, और मैंने 10th भी पास किया, और 10th भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और एक और बात बता दूं कि जो कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं पूरे साल भर 10th क्लास में स्कूल नहीं गया, लेकिन किताबों के माध्यम से, जो आपने अभी कहा मैंने, कि किताबों के माध्यम से ही, गाइड से पढ़ के, जैसे भी मेहनत करके, क्योंकि मैंने भी जिद कर ली कि मुझे तो पास होना ही है, वट में कम। और मैं पास भी हो गया। और शायद उसी की देन है कि 10th में फर्स्ट डिवीजन है, अच्छे हो गए, फिर हमारे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया कि मैं आज मेडिकल में हो गया, और मेडिकल में हमारा एडमिशन। तो इसका एक ही जो मोरल है वो ये है कि यदि हम किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लें, संकल्प करें और पूरी मेहनत से करें, तो हम समझते हैं हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अड़चने कितनी भी आए, हम उनको सबको पार कर सकते आज आपकी उम्र 70 साल होने वाली है अब। तो हैं। मैं हाँ। ये सोचती हूँ कि वो टीनेज का जो आप किस्सा सुना रहे हैं, और मुझे आज के बच्चों की कश्मकश लग रही है करियर को लेकर। जो कभी पेरेंट्स की कुछ इच्छा होती है, उनके जो बच्चों के टीचर हैं कुछ अलग बताते हैं, बच्चे के मन में कुछ और है। कोचिंग जहाँ करने जा रहे हैं वहां पे कुछ दूसरे बच्चे मिलते हैं, कोचिंग के जो सर मिलते हैं वो कुछ उसे गाइड करते हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। लेकिन आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग कंफ्यूज थे, एक आप ही फोकस थे। तो क्या आपको लगता है कि तब के बच्चों में और अब के बच्चों में, खुद को देखते हुए, क्या कोई अंतर आया है सोचने में? देखिए, उसका अंतर किस लिए आएगा कि मैं मानता हूं कि हर जीव का विकास वातावरण से होता है। एक्चुअली में हमारे पास जो जितना वातावरण होता है, मैं आपको बताऊं, कहना थोड़ा सा इसलिए है कि एक ये सरकारी व्यवस्था है, और कहना क्योंकि आप उसको एक शिक्षा के बारे में नहीं, मैं किसी ऐसे पहले जो थी, हम लोग जानते थे साइंस, जानते थे आर्ट, जानते थे, और हमारे स्कूल में कॉमर्स थी और एग्रीकल्चर जानते थे। इससे ज्यादा कोई नहीं थी। जो 4 स्ट्रीम थी, कोई पांचवी हो तो मुझे याद भी नहीं कि उन दिनों कोई होती हो। तो जब आपके पास चॉइस कम होती है तो आप अपने आप फोकस हो जाते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। मैं आपको इसका एक सीधा उदाहरण देता हूं, आपका भी अनुभव होगा, हमारा तो है ही, और जो सुनने वालों का, कई लोगों का अनुभव होगा। जब आप किसी ऐसी पार्टी में जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहां खाना लिमिटेड होता है, जैसे कि वहां पे एक सब्जी हुई, एक दाल हुई, चावल हुआ, रोटी हुई, या पूड़ी, या कोई एक चीज, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि क्या लें। लेकिन इसी को आप दूसरे ढंग से देखें, जब आप किसी बहुत अच्छी शादी, जिस किसी धनाढ्य व्यक्ति की शादी के रिसेप्शन में जा रहे हो, या आप 5 स्टार होटल में बैठ रहे हो, तो हम समझते हैं कि हमें खाने में जितना समय नहीं लगता है, उतना हमें चुनने में लगता बहुत सही है। और कहा। इसकी वजह से आप सुनिए नुकसान कितना हो रहा, व्यक्तियों का और बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। कि जब हमें मल्टीपल, इसको आप थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएं और इसको समझे, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हुई खाने की बात।
अब यही बात आदमी को, बच्चों को नौकरी की बात मिल रही, क्योंकि जो लोग चार चार जिन्होंने कर लिया, जैसे मैं बताऊं, एक ने पहले आपने सोचा कि उसने आर्ट से कुछ कर लिया, फिर उसने मैनेजमेंट कर लिया, फिर उसने सोचा कंप्यूटर कर ले, फिर उसने कोई और चीज मास कम्युनिकेशन कर लिया। अब जिस व्यक्ति के पास चार चार चीजें हैं तो उसे किसी एक को तो चूज करना पड़े, और हर किसी में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। हमने अपनी ही जबरदस्ती एक मुसीबत पाल रखी। अब इसको और कारण, ये तो अभी हमने बताया खाने के लिए, अब आपको बताया कि आपके जॉब के लिए। इससे भी आगे सुनिए, जब आप शादी ब्याह के लिए होते, जब आप 10 लड़कियों को चुनते हैं, आपको लगता नहीं बच्चे के लिए मुश्किल है, माँ बाप के भी लिए मुश्किल है कि भाई 10 लड़कियों में से किसको छांटे। और हर किसी में आपको ये लगता है उसका बाप बड़ा है तो किसी का भाई बड़ा है, किसी की लड़की खुद इतनी सुंदर है, चौथा कहीं उसमें बुद्धि ज्यादा है, पांचवा देखते जगह अरे भाई हमारे पड़ोस की है तो हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। तब आप इतने रहेंगे, तो जब इतने कंफ्यूजन रहेंगे तो आप काम कैसे कर पा रहे हो? कोई भी काम की होती है, आप सोचिए, काम के लिए एक ही व्यवस्था होती है, यदि आप एक काम कर रहे हैं, पूरा मन लगा के कर रहे हैं, आपको सफल होना ही है। वो कंफ्यूजन वाली स्टेज वो इसमें नहीं है जो आपने बताया। ये हम लोग कंफ्यूज हैं, दिस कंफ्यूजन इज गिविंग स्ट्रेस टू ईच एंड एवरीबडी। टू टेक ए डिसीजन इज नॉट ए इजी टास्क मैम, not an easy task. Every day we are taking such kind of the decision which are not required. I'll tell you the one more thing about this. Nothing with the medicine, nothing with the medicine. घरों में आज यही हो रहा, आज मूंग की दाल खाएं, अरहर की दाल खाएं, चने की दाल। आज आप क्या बना लें? महिलाओं के पास कोई काम नहीं तो वही पति से पूछ रही आज आप क्या खाओगे, वो कह भी देता कुछ भी बना लो, नहीं मूंग की बना लूं, अरे अच्छा मूंग की बात, अरे कल भी तो मूंग की खाई थी। अरे भाई जब बनाना है इतना क्यों कंफ्यूजन? So be very specific, be very particular and think about that. This is not that. This is becoming our habit. हम जब पूछते हैं, हमारे यहाँ भी आते भाई क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, जूस पियोगे, पानी पियोगे, चार चीजें हम ऑप्शन देते हैं। फिर वो भी कहता है अरे सर कॉफी या चाय कुछ भी मंगवा ली। अरे भाई कुछ भी तो एक ही पूछा था, पहले तो हमने बेवकूफी में आपको चार ऑप्शन दे दिए, फिर उन्होंने जवाब में मुझे दो ऑप्शन दे दिए, साहब कुछ भी मंगा लीजिए। तो वेयर हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन? सो इट इज बेटर टू टेक द डिसीजन from the beginning as well, then people understand and we'll change the society in that. तो आपकी बात को अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में समझूं तो ये है कि बिल्कुल क्लैरिटी अपने अंदर ही होनी चाहिए और खुद एक बार झांक के देखना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मेरा क्या पैशन है, मैं किस चीज को बेहतर कर सकता हूं या कर सकती हूँ, कर सकते और हैं। उसके बाद और उस ये पे आप स्टिक हो जाए। और ये डिसीजन एक बार ले लीजिए, उसको भी मत आने, एक बार ले लीजिए। देखिए कोई डिसीजन जो हम आज लेते हैं उनके परिणाम आज नहीं। देखिए मैंने आज से 50 साल पहले 74 में मैंने मेडिकल ज्वाइन किया था, 50 साल हो ही गए होंगे लगभग, हाँ 20 30 50 साल हो गए। तो हमने उस समय एक डिसीजन लिया था। नाउ आई एम नॉट रिपेंटिंग एनी डे। द डे आई गॉट एडमिशन इन द मेडिकल आई हैड नेवर एवर रिपेंटेड दैट आई हैव गॉन टू द रॉन्ग प्रोफेशन, नेवर। वो इसलिए भी नहीं, हाँ हमने जिस जगह पे रहने लगे आई नेवर रिपेंट कि यार अब हम इस शहर को छोड़ के, मैंने भी दो, मैं चंडीगढ़ में बस गया था, आज मैं देहरादून में हूँ। और मैंने कभी ये नहीं कहा भाई चंडीगढ़ अपने ढंग से अच्छा था, देहरादून अपने ढंग से अच्छा था। नाउ आई हैव टेकन द डिसीजन, दिस माय रिस्क। देखिए हमारी जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है, अवर लाइफ इज सेव्ड बाय अवर माइंड, वी बिकम व्हाट। तो हमें अपनी थिंकिंग के लिए बहुत क्लियर होना है। और जो एक बार डिसीजन है, वी कैन नॉट टेल दिस थिंग कि हम आज उसी को सोच रहे हैं। अरे होने तो दो 20 साल 25, और जो परिणाम होंगे देखा जाएगा। भाई कितना हम देखते रहे उसी, यार गलत डिसीजन ले लिया, अरे तो कौन सा वो आप दूसरा डिसीजन लेते वही सही होता, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। और कोई जी भी आप बिल्कुल। निर्णय लेते हैं उसे बहुत समय लगता है, कई चीजों के निर्णय जो है परिणाम बहुत बाद में आते, बहुत बाद में आते हैं, जिसको कि कई हमारे समय से बाद ही आते हैं। और आपके परिणाम तो इतने अच्छे आए हैं और आपने दुनिया को इतनी नायाब चीजें दी हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपने 98 वर्ष के वृद्ध का हिप रिप्लेसमेंट किया सफलतापूर्वक। इसके अलावा 35 साल का युवक, उसका 16.5 किलोग्राम का आपने बोन ट्यूमर रिमूव किया। तो एक तो बिल्कुल यंग और एक इतना वृद्ध। आपने मतलब इसके अलावा आपने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं इस दुनिया को एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए।
तो इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको क्या अपने अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ी, झांकना पड़ा? क्योंकि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं जब देखती हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप कई बार आए हैं। इसके अलावा और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे रिकॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे थे कि कितनी बार आप रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये कैसे आपने यहाँ तक, कैसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड देखिए, रिकॉर्ड, आपने इसमें भी बिल्कुल आप कई बार आए हैं। सही बातें कही है। देखिए, मैं आज भी, मैं अभी एक की मैंने अभी कुछ दिनों से पहले, आज भी जो आपकी बात कह रहा हूं, मैं अपनी बातें सबको शेयर करता हूं। उसका कारण क्या है कि आपको, हमारे अनुभव से आपको भी सीखो। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए कुछ चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहले तो सफल होने के जो मैं मंत्र देता हूं वो 3 मंत्र है। किसी जो हमसे कोई पूछता है कि डॉक्टर संजय या संजय, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उनको 3 चीजें ही बताता हूं। पहले मैं सोचता था, लेकिन मैं अब इनको बिल्कुल एक साच के साथ कहता हूं। पहले तो आपका एक बिहेवियर बहुत अच्छा, और इसके लिए ही हमें स्कूलों में इतना नहीं सिखाया जाने कि किसको अच्छा डॉक्टर बनाए, कितना इंजीनियर अच्छा बनाए। सबसे पहले बनाना है कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है। आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो क्या वो आप में कला है या नहीं। दूसरा, आपका व्यवहार के लिए आपको एक ज्ञान अर्जित करने की जरूरत। जितनी आपकी उम्र है, कम से कम आपको 25 साल से पहले या 20 साल से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते उसको आप करें। फिर उस ज्ञान से आप अपनी स्किल को डेवलप करें। और इन 3 चीजें किसी के पास भी हो, बिहेवियर हो, नॉलेज हो, स्किल हो, उस व्यक्ति को तो सफल होना ही। और मैं, मुझ में तो तीनों चीजें हैं। वो कैसे? मेरा नाम, यदि आप मेरे नाम की इनिशियल्स देखें, BKS, B फॉर बिहेवियर, K फॉर नॉलेज एंड S फॉर स्किल। तो मैं कहता हूँ मुझ में तो है ये। किसी में तीनों चीजें होगी, दैट मैं मैन यही विल बी नोटिस कर रही सक्सेसफुल। थी। आई थैंक जी, यू। मैं बिल्कुल यही नोटिस कर रही थी कि आपके नाम का जो पहला शब्द है सबके, और वो आप जो बता रहे हैं बिहेवियर और नॉलेज एंड स्किल, वो दोनों एक साथ आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये बड़ा ही और रोचक है। आपको, आपने भी देखा कुछ दिन पहले हमारे गडकरी जी ने कहा है कि नॉलेज इज पावरफुल टूल टू बिकम ए डेवलप्ड इंडिया। आप ये सोचिए कि इट इज ए सच ए टूल, बट वेन वी कैन, ऐसा नहीं, अपने देश में बहुत लोग नॉलेज वाले हैं, बहुत लोग नॉलेज वाले हैं, लेकिन उनका व्यवहार इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की बात करूं तो आप समझ भी रही होंगी, लेकिन कहना शायद उचित नहीं होगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री का व्यवहार ही तो है जो कि देश को कहां से कहां ले जा रहा। फॉरगेट अबाउट ए पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप देश के देखिए, आप किसी भी, जो लोग, एक जिन व्यक्तियों में, देश के उन नेताओं में जिनमें 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे हैं कि उन 36 के आंकड़ा जिनके बीच में होता है उनसे भी उनकी बात बन जाती है। और किसी भी समस्या का जड़ है वो व्यवहार, और समाधान भी व्यवहार ही। आप किसी में भी देखिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो अल्टीमेटली होता क्या है? अब व्यवहार के अल्टीमेटली क्या हो? अब व्यवहार को देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप दुनिया जरूर भर में पूछ, घूमते हैं, जरूर आपके पूछ। इतने ऑपरेशन किए हैं, इतने जटिल। तो जो पेशेंट आपके पास आते हैं कई बार बहुत होपलेस होकर आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब जिसके पैरों में 16.5 किलोग्राम का ट्यूमर है, बोन ट्यूमर, तो ऐसे लोग, या 98 वर्ष का जो वयोवृद्ध है, उसको उम्मीद नहीं होती है कि मैं जिंदगी में कभी अब ठीक हो पाऊंगा, या बिल्कुल, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है अब तो। ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? मतलब आप ऑपरेशन में ले जाने आपने से पहले बिल्कुल उनके सही साथ कहा। कैसे व्यवहार करते हैं? देखिए, मोहम्मद उन्होंने खान। सही कहा कि मैं इसको अपने जीवन में बहुत, अब तो दिनों दिन बदलाव भी आ रहा है। मनसा वाचा कर्मणाम बहुत सामंजस्य में रखता। मैं व्यक्ति से कभी बहुत, आप, मैं ये नहीं कहूंगा मैं हर्षचंद के खानदान का हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम झूठ बोलता हूँ, जरूरत ही नहीं समझता हूँ। और उससे क्या होता है, जैसे मैं मरीज को मैंने कह दिया भाई तुम्हारा ये परिणाम आएगा उसको, और उसको परिणाम दिखते हैं, मिलते हैं, तो वो उनको विश्वास करते हैं। अब जैसे कोई बोला, हम लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए भाई हमने उनका काम कर दिया। अब दूसरा जो हम कभी भी कहते हैं, हर ऑपरेशन रिस्की ऑपरेशन,
आप उसको बेहोश करते हैं मरीजों को, आप सोचिए। और कई आपने ऐसे सुने, बेहोशी की दवा दी गई और किसी की मौत हो गई, वो बाद में वापस नहीं आ पाया, होश ऐसा में नहीं होता है। आया। मैं बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों से मैं कहता हूँ कि देखो सर, हमने आज मैं किसी एक ऑपरेशन को कहूँ, जैसे मैं स्पाइन की मैंने 2000 से ज्यादा ऑपरेशन किया हूँ, मैंने कहा भाई हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए, वो किसी के साथ ऐसा नहीं घटा। आपके साथ घट जाए तो उसकी गारंटी ना मैं दे सकता हूँ ना शायद आप दे सकते हो। मैं कहता हूँ उनके साथ नहीं घटा तो आपके साथ क्यों घटे? आपकी नीयत अच्छी है, मेरी नीयत अच्छी है काम करने की, तो काम तो अच्छा होगा है। जो आपने कहा कि इनको कैसे समझाते हैं, इनका कारण क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो मजबूरी में कहता है कि डॉक्टर साहब जो करेंगे अच्छा करें। फिर वो आपके बारे में जान चुके होते हैं ना कहीं से कि भाई कैसे हैं, रिजल्ट है क्या। दूसरी बात मैं बहुत करता हूं, मैंने अभी एक बहुत अच्छा सा इसी बात में बताता हूं। मैंने एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप इसको ये सोचिए, किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवसाय में व्यवहार जरूरी है कि नहीं? उसके लिए जनसंपर्क की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल और है। इस जनसंपर्क के लिए, व्यवहार के लिए मैंने एक 7D का कॉन्सेप्ट दिया है कि जो आप काम करते हैं, जैसे आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों कह रहा हूं कि 16.5 किलो का अट्ठान, उसको क्या है, उस जितने को भी आप काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करें। कोई भी काम करते हैं, मैं सबको ये कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में ये सबके लिए आएगा। और मैं ये नहीं कहता हूं डॉक्टरों के अकेले लिए, सबके लिए काम आए। आप जो काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करिए, जैसे कि आप कर रहे हैं, हमारी आज बात को रिकॉर्ड हो रही है। अब जब ये डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो आप उसी चीज को तो लिखेंगे जो आज हो रहा है, और कुछ दिनों के बाद आप देखिए फिर इसको आप डिस्प्ले कीजिए। जिसके भी काम को कर रहे हैं, जैसे हमने अच्छा काम किया तो उसको आप डिस्प्ले कीजिए, उसमें क्या कमी। दूसरों के सामने आप इसको डिमोन्स्ट्रेट कीजिए कि देखिए मैंने आपको वो काम किया है। इस तरह से जब आप चीजों को लोगों को करेंगे तब, और फिर जो आप कर रहे हैं वो डिसेमिनेट कीजिए, आप मेरे काम को डिसेमिनेट कर रहे हैं कि नहीं। और मरीज से जब आते हैं, जब हम ये बातें कहते हैं, उससे बातचीत करते, बातचीत करने के बाद हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं और इसके बाद हम ऑपरेशन करते हैं। तो इसको हमने एक 7D का कॉन्सेप्ट दिया गया। वट एवर यू डू इट, डॉक्यूमेंटेड, डिस्प्ले, डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिस्प्ले, डिसेमिनेट, एंड देन डायलॉग एंड डिसीजन एंड डिलीवरी। ये 7 चीजें किसी भी आप प्रोफेशन में करेंगे और इस ढंग से करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और जो आपके पास आएगा वो आपकी बात का भी, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। यदि मैंने कहा कि आज 98 साल का ऑपरेशन कर दिया और आप देखिए, तो मैं उसके बाद तो जाने कितने बूढ़े लोगों का ऑपरेशन करते हैं। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हमारे पास ही ऑपरेशन कराने थे, हाँ यार वो डॉक्टर साहब कर देते। तो हमारे यहाँ तो एज इज नो वार, टाइम इज नो, टाइम इज ऑपरेशन का टाइम के लिए कोई लिमिट नहीं। काम वो होना चाहिए जो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए भी हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, ड्राफ्ट, डू राइट एट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज रिपेयर एंड रीडू आर कॉस्टली। घर में आप दाल बनाती हैं, यदि उसमें नमक कम पड़ गया और हमारे जैसा आदमी खाएगा, मुझे पता ही नहीं नमक डाला कितना जाता है, और हम डाल लेंगे तो दाल अच्छी तो बनेगी नहीं, खराब ही बनेगी। और आप प्रोफेशनल हैं, आप घर में वो काम करते रहते हैं, जो लोग बनाते हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो हिसाब से नमक डालें। कई लोग नमक को चीनी की तरह डाल लेते तो फिर दाल का क्या स्वाद आएगा, आप अंदाज। आपने अपने सूत्र बड़ी दिलचस्प तरीके से रखा है। और कई बहुत, मैं ये कहूंगी कि इतनी गंभीर बातें आपने बहुत सहजता से बता दी। सड़क दुर्घटनाओं को धन्यवाद। लेकर आप काफी सक्रिय रहते हैं, इसके रोकने के लिए खासकर युवाओं को आप इसके बारे में सचेत करते हैं। आपने सड़क दुर्घटना पर एक पुस्तक भी लिखी है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं। तो धन्यवाद। इसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं तो हम लोग मीडिया में हैं, हम बाहर जब निकलते हैं तो या थाने से खबर आती है डेली की, तो उसमें इस तरह की चीजें बहुत बढ़ चुकी हैं। तो और इससे जो डिफॉर्मिटी आती है, डेथ होती है, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो विकलांगता आती है या जो डिफॉर्मिटी आती है बॉडी में, ये जीवन भर का एक तरह से अभिशाप होता है। कलंक होता, बिल्कुल। इसको लेकर आप किस तरह से अभियान चलाते हैं, और पुस्तक में जो ये सारी चीजें आपने संकलित की हैं, इसमें आपका विजन क्या था? लोगों को जागरूक करना। तो अगर ये था तो लोग कितने जागरूक हुए? आप अपनी बातों से कितना लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं को? इसके देखो बारे में मैम, मुझे। ये जो आपने कहा कि कितने लोग जागरूक हुए, मैं ऐसा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम कितनी जगहों पे गए हुए हैं। मैं आपको बताऊं मैंने जिसका कारण क्या है। मैंने जब ये 98 साल के व्यक्ति का ऑपरेशन किया तो वो पूरा मीडिया में आया।
मीडिया में वो यहाँ तक आया कि वो बीबीसी रेडियो में आया, आज तक टीवी में आया, फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स में आया, जितने भी चैनल्स हैं उन सब में आया, तो उससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और एक दिन मुझे ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद से, जो कि हमारे देहरादून से पास पड़ता है, वहाँ का रेडियो, वहाँ से एक निमंत्रण आ गया कि आपको सड़क सुरक्षा के ऊपर के दुर्घटनाओं के बारे में आप बताएंगे, बोलेंगे। तो मैं वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद जो पहला मेरा मौका था, वो मैं सोचा ऐसा मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो उन दोनों उनसे क्या होता था कि जैसे आपने कहा, तो हमने आज, अभी मैं भूल भी गया था कि हाँ मैं सर्जरी में, कि आज मुझे, कल तो मैंने हाँ कह दिया। तो उनके लिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट मांगते थे, तो मैंने स्क्रिप्ट लिख के भेजी, क्योंकि मैंने 2 पेज की स्क्रिप्ट लिखी, उनको क्वेश्चन लिखी। फिर उसकी भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो मैंने कहा, जब हमने लिख ही दिया तो उसको मैंने प्रेस में दे दिया। एक अखबार यहाँ गढ़वाल पोस्ट आता है, उन्होंने उसको छाप दिया 2 पेज में, पूरा सेंटर पेज में। तो मुझे बहुत उससे भी बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो मैंने कहा यार, ये तो हमारे लिए कुछ हमें करना ही नहीं है इसमें, हमें तो अपने अनुभव बताना कि एक मरीज आया तो उसकी कैसे टांग टूटी थी और उसको कैसे हुआ था। मैं आपको अभी एक जयपुर की लड़की का किस्सा सुनाऊं, चूंकि आप जयपुर से बोल रहे हैं। एक लड़की उन दिनों, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1981 या 82 की बात, उन दोनों लड़कियां नहीं पढ़ती थी। तो वहां पे एक पॉलिटेक्निक है, हमारा पीजीआई चंडीगढ़ 12 सेक्टर में, और 10 सेक्टर में एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। तो जो लड़कियां होती है, वो प्रतिष्ठित लोग के घरों से लड़कियों को जो पढ़ने, वो बाहर भेजने के लिए, तो वो एक स्कूल ऐसा। उस लड़की का किसी लोकल लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। उसमें क्या हुआ कि उस लड़की का, जब वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया, और लड़के का तो चोट लगी, उसकी जांघ की हड्डी टूटी, और लड़की की पूरी खाल, आप सोचिए जैसे केले से होती है, उसकी खाल निकल। मतलब इतना दुख हुआ जब उसके माँ बाप जयपुर से आए। वो लड़का तो लोकल चंडीगढ़ का ही था। और उसके बाद देखिए, उस लड़की के साथ मुझे नहीं लगता कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ हो। तो दुर्घटनाएं, और मैंने तब से, मतलब दिस आई स्टार्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन 1980, लगभग मुझे 45 साल हो गए। और मरीजों की हर तरह की, उनकी व्यक्तिगत परेशानी, परिवार की परेशानी, समाज की परेशानी, उनकी आर्थिक समस्याएं, शारीरिक तो है, मेंटल समस्याएं। और आप सोचिए लोगों के देश में कितना नुकसान हो रहा है, आप अंदाज लगाइए। व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, देखिए ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द प्लेनेट। आप सोचिए एक दुर्घटना के बारे में, अभी आपने कहा, मैं एक बात आपको बताता हूँ। आपने अभी साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बारे में आपको भी पता हुआ, चूंकि आप मीडिया में हैं। जी। दिस मैन हैज गॉट द वर्थ ऑफ द 60,000 करोड़। अब मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूं, मैं बात वो कर रहा हूं कि जिसकी वर्थ 60,000 करोड़ है, तो उसने अपने दिमाग से ही तो कमाया होगा। बिल्कुल। और इस व्यक्ति का इतना दिमाग है, ऐसा हमको देते। और जैसे हम ही, आप देखें, यदि मेरी उम्र है, यदि कुछ कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता हमें या किसी हमारे जैसे व्यक्ति को हो जाता, तो जो हमने 70 साल में अर्जित किया, वो हमने यूं ही निकल गया। बहुत आज बड़ा नुकसान व्यक्तियों है। के, माँ बाप के लिए देखिए, मुश्किल से 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का होता। यदि लड़का खत्म हो गया उस परिवार में, तो बहन, आप बताइए किसको राखी बांध। उस बहन के लिए कितना बड़ा दुख है जीवन भर के लिए। और माँ बाप क्या सोच के, भाई एक लड़का हो एक लड़की हो, सोचते तो हैं ही, करना उनके हाथ का नहीं, लेकिन सोचते तो हैं ऐसा। जिस माँ बाप के साथ बच्चा है, से 70 साल का व्यक्ति है, उसके बच्चे की मौत हो जाए एक्सीडेंट में, बताइए वो आदमी, व्यक्ति बेसहारा हो गया कि नहीं। 25 साल के लड़के की शादी हुई, साल भर का बच्चा उसका है, और उसकी मौत हो जाती, वो बच्चा तो अनाथ हो गया कि नहीं। उन बिल्कुल। महिलाओं के देखिए, शादी होने के समय विधवा हो जाती है। अपने देश में देखिए विधवा के बारे में कैसा सोचा जाता है। लोगों को कहते हैं ना, राण राण तो रहना चाहती, लेकिन पड़ोसी रहने देना चाहती। आप ये देखिए कितना कलंक होता है। सासों के दिमाग में हो गई, कोई भी घटना घट जाए, बहू के कारण घटी है। बताइए इस तरह की हमारे व्यवस्था। बहुत तो सोच इस अभी बहुत इस तरह की कलंक, रूढ़ी है। कितनी, मतलब आप सोचिए तो कितना नुकसान। और इन सब चीजों को बचाया जा सकता है, करना क्या है। अरे भाई, यातायात के नियम इतने मुश्किल के काम नहीं है। जब हम इस तरह का नेट चलाना बना, वीडियो बना लेते, रील बना लेते हैं, जिसको सोचने में हमारे जैसे व्यक्ति, तो आप इतना सा है, सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट नहीं लगा सकते, हेलमेट नहीं बांध सकते। आपको हेलमेट से बाल इतने खराब होते हैं। अरे यार, खूबसूरती आपको बताऊं बालों में नहीं होती है। आप दूसरे से, आपको लगता है कि हमारे बाल खूबसूरत है इसलिए लड़की हमें पसंद करेगी, उस लड़की से पूछिए कि वो आपके बालों को देखती है क्या कुछ और देखती है। आपको देखती है, आपके बाप को देखती है, आपके बाप के धन को देखती है।
आप जरूर आपके पागलपना के को हमारे बालों से पसंद है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं सबसे कहता हूँ आपको बताएं नियम है कितने। अरे भाई यार हेलमेट लगाने में थोड़ी देर, और यदि आप जितना भी आनंद है, आप किसी के साथ जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ ही जा रहे हैं, से आप पिकनिक करने जाए, अरे भाई बचोगे तभी तो पिकनिक कर पाओगे। जिस लड़की को आप घुमाने ले जा रहे हो बचोगे तभी तो शादी कर पाओगे। लेकिन आपकी आप बात इस से मुझे तरह ऐसा लग रहा है कि जो चलाने वाले बाइक चलाने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, एक्सीडेंट इनकी वजह से होता है, या मतलब जिनका एक्सीडेंट होता है वो उनकी गलती है, जबकि बहुत बार ये ना होता ना है ना, कि आप तो सामने वाले बहुत की गलती बहुत होती है। आप तो बहुत बड़े साधारण शब्दों में कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रही। ये मैं डॉक्यूमेंटेड कर दूं, 90% दुर्घटनाएं चालक की लापरवाही से हो। और रेस ड्राइविंग है, इट इज द बिहेवियरल इशू। कोई आदमी दौड़ता है, यहां से भुर भुर करता है, जिग जैग करता है, ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। इसमें कहीं और ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, इसको सुधारा जाना चाहिए। सरकारों को भी, समाज को भी। आप देखिए माँ बाप हैं, अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, ऐसी कितनी घटनाएं आपको बताएं। अभी पुणे में हुआ, 17 साल का लड़के ने दो जो कहा जबलपुर के दो बच्चों का आपने देखा होगा। आप बताइए, नाबालिग है, आप उसको गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी भी वो जो कुछ सेकंड्स में ही 100 किलोमीटर का पिकअप ले। तो ये माँ बाप की भी जिम्मेवारी। आप सोचिए यदि किसी माँ बाप के साथ ऐसा घटना घटती है, आपने हजारों करोड़ रुपए कमा रखे, यदि उसको गिनने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, तो इसका क्या उद्देश्य, कमाने का ही क्या उद्देश्य है। तो मैं तो एक कहता और हूँ अपने सवाल मेरे बच्चों को। एक और बोलिए सवाल मेरे जरूर। मन में है कि आजकल जो रील बनाने का फैशन है ना, रील बनाकर स्टंट करके और इसमें डालने का सोशल मीडिया पे, तो दिन में भी करते हैं, भरी सड़क पे भी करते हैं, रात में भी करते हैं जब सड़क खाली होती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो भी गाड़ियां उस समय जी, गुजरती हैं वो बहुत स्पीड में इसलिए जाती हैं कि उन्हें पता है कि सड़क खाली है। तो उस समय किसी भी तरह बिल्कुल से नियंत्रित नहीं हो सकती है वो दुर्घटना, चाहे वो देख भी ले। बिल्कुल तो नहीं। ये रील बनाने का और लोगों के बीच डालने का और फिर उससे जो प्रशंसा मिलती है सोशल मीडिया पे, वो आज के युवा को बहुत ज़्यादा रोमांचित करती है। आपको ये नहीं लगता आप कि इसमें कहीं कुछ रोकने की ज़रूरत है? देखिए, शिक्षा आपने कहा करें। कि थ्रिल के लिए बहुत से काम है जिनसे आपको थ्रिल मिल सकती है, स्पीड ये थ्रिल नहीं देती है। मैं ये बस सोचने की बात है कि उन्हें लगता है कि हमने एक रील बना ली तो वही थ्रिल देती है। आप ये कह दिए, आप सोचिए कोई लड़का यदि मेडल लेके आए तो उसमें थ्रिल नहीं है, उसमें खुशी नहीं है। आप अच्छे जो काम कर रहे हैं, आपको उसको अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप लोग को रील बनाने में अच्छाई की बात सोच रहे हैं, उसमें नुकसान है, तो क्या दूसरे काम ऐसे नहीं कि जिसमें आपको थ्रिल मिल सकती है, उसको देख। और रात की घटनाएं तो जानलेवा हैं। आपको मैं एक लड़के का बताता हूँ, मैं यहाँ देहरादून में रहता हूँ, ऋषिकेश से लड़का मोटर बाइक पे वो एरोबेटिक्स कर रहा था। ही डाइड, उसका फ्रैक्चर स्पाइन हुआ। मैंने जीवन में इतना बड़ा खराब फ्रैक्चर नहीं देखा। थाई की बोन ऊपर से नीचे ऐसे हो जाए, आप जो लोग देख सकते हैं उसको आप देखिए, स्पाइन की बोन ऐसे हो जाए और रीढ़ की नस जो होती है वो इसके अंदर होती है। आप सोचिए तो उसकी क्या बचेगी। ऐसे ऑपरेशन कर रहे। पिताजी उसका अकेला लड़का था, सब रोता था कि डॉक्टर साहब बताइए क्या। और लड़का वो शायद उस समय 12th में पढ़ रहा था। तो इस तरह के एडवेंचर करने की जरूरत है। एडवेंचर बहुत से ऐसे किए जा सकते हैं। आप क्यों नहीं आगे देखिए, थ्रिल है, जो लोग सोसाइटी सेवा करते हैं, आप भी देखिए, लोगों की मदद करते हैं, उनको भी मजा आता है। उनको भी मजा आता है, उनको इस बात से मजा आता है। मैं इसको साधारण शब्दों में कहूँ, चोर को चोरी करके उतना ही मजा आता है जिसको पुलिस को पकड़ के आता है, जबकि दो अलग अलग ढंग के काम। तो मजा का तो कोई वो नहीं है। आपको किसी भी अच्छे काम से भी उतना ही मजा आता है। मैं आपको बताऊं, कविता के माध्यम से, एकदम आपको नहीं सुना पाऊंगा। मैं लोगों से कहता हूं नशा करो। यदि कोई व्यक्ति नशा नहीं करता तो मैं तो उसको व्यक्ति नहीं मानता। लेकिन नशा करो अच्छा, जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, समाज का भला हो, अंततः देश का भला हो। तो नशा करिए, इसको किसने रोका? नशा करिए, अच्छा करिए, अच्छे काम करने। मुझे बहुत अच्छा काम करना है कि लोग मुझे जाने कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा मास्टर हूँ, बहुत अच्छा सेवक हूँ, बहुत अच्छा ईमानदार दुकानदार हूँ। मिलावट ही दुकानदार से नहीं होता कि वही अच्छे नाम उन्हीं का होता है। भाई जो ईमानदार होते हैं उनका भी नाम, इसका भी एक नशा। आपने इतने लोगों का ऑपरेशन किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। कुछ ऐसी घटना भी बताइए जो आपको लगा हो कि ये चीज़ तो बहुत बुरी थी, लेकिन वो व्यक्ति या बच्चा, यूथ जो भी है,
वो आपके हाथों ठीक हो गया, फिर कभी वो मिलने आए माता-पिता या बच्चे आए और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और आपको भी धन्यवाद दिया और आपको आज तक वो दिमाग में है और उसका उदाहरण भी आप देते होंगे, नहीं, देखिए मैम, ऐसा दो कुछ? बहुत ऐसे आते हैं जिनको हम कहते हैं कि पहले वो कहते हैं हमें देखिए ऑपरेशन कोई नहीं करवाना चाहे, कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करवाना है, वो कहे अरे डॉक्टर साहब मैं कुछ काम नहीं करा मेरा ऑपरेशन कर दो, ऐसा कोई नहीं। ऑपरेशन आदमी मजबूरी में करवाता है। हाँ, कसमकस कहाँ होती है कि मरीज तो चाहता है कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन अब कोई उसके पास ऑप्शन हो तब ना। अब जैसे आपने 16.5 किलो का ट्यूमर, इसको बताऊं, ये मैडम जब मेरे पास आया तो ये 16.5 किलो का उस दिन वो तो नापा नहीं था, लेकिन हाँ बहुत बड़ा था। तो ये आया तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि देश में इसको कोई ऐसा डॉक्टर ना मिला हो और उसके लिए ऑपरेशन करने के लिए ना हुआ हो, कोई ना कोई तो वजह रही होगी, तो ये कराता ही नहीं होगा, नहीं तो ऐसे कोई भी डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देता। 16.5 किलो तो बाद में होता, पहले तो भाई तो 1 किलो आधा किलो का ही छोटा रहा होगा, उसको होगा। तो कोई भी कर सकता। तो 4 महीने के बाद फिर मेरे पास आया तो कहता है डॉक्टर साहब मैं फिर, तो हमने कहा यार तुम फिर हमें पूछने बताने आ गए हो, अब क्या कि कोई हमें नई बात बताऊंगा? देखो भाई मैंने आपको ईमानदारी से, आपका होगा तो ऑपरेशन ही होगा, और ऑपरेशन में सब खतरे। चलते चलते उसको जब वैसे ही कॉरिडोर में मिला तो मैंने कहा, वो भर्ती हो गया, आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं कोई वजह थी। तो उसने ये नहीं, जब मैंने ऑपरेशन किया तो हमने कहा यार क्या वजह थी? कहता सर बताऊं, मैंने एक हमारी फिक्स डिपॉजिट वो हमने कर रखी थी, और जब हम आए थे वो मैच्योर नहीं हो रही थी, और अब वो मैच्योर हो रही है, तब मैं इसका ऑपरेशन करा। तो दूसरी बात मैंने कहा कि यार तुम्हें ऑपरेशन ही कराना है तो अब क्यों कराए? कहता डॉक्टर साहब अब इतना मुश्किल हो गया कि मैं खड़े खड़े टट्टी कर, वो मेरे लिए मुश्किल की बात, वो बैठ नहीं पाता था क्योंकि उसका पैर पेट में अड़ता था। आप सोचिए 16.5 की इसकी जो गर्थ थी वो 1 मीटर है, हमारी आपकी कमर भी नहीं होती, वो एक टाइम का ट्यूमर। हमने इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ, लिखा हुआ, जब गिनीज को भेजा था कि इसके सरकमफ्रेंस क्या है, वॉल्यूम क्या है, वजन क्या है, तब इसका क्या। तो इस तरह के कई और मरीज हमारे पास भी आए कि डॉक्टर साहब आपने हमारी जान बचा दी, हम तो जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे कई जिन लोगों की टांगे टूट जाती हैं हमारे यहाँ, बड़े लोग, आप सोचिए मेरे से उम्र से बड़े लोग हैं, आके हमारे यहाँ पे पड़ोसी हैं जो आए थे बहुत साल पहले की, लगभग 20 साल हो गए अब से, पहले ऑपरेशन किया। मैं उन दोनों होऊंगा 45 साल का, वो मेरे से बड़े होंगे कम से कम 60 के तो होंगे। खड़े जिस दिन हुए ना, जैसे मैं सुबह राउंड लेने गया ऑपरेशन तो मेरे पैर छूने लगे। मैं तो आज भी, आज तक किसी से पैर छुवाने के लिए इंकरेज ही नहीं करता हूँ, तो कहता नहीं डॉक्टर साहब मैं आज 9 महीने के बाद खड़ा हूँ। उनकी आंख में आंसू आ गए। आज मेरे पड़ोसी में उनका परिवार पूरा है, वो हमारे यहाँ आता रहता रहे कि डॉक्टर साहब ही इज नो मोर, अभी पिछले महीने उनकी डेथ भी हो गई। तो वो इस तरह की कई ऐसे हैं, बच्चों के हैं, आप जिनके पैर टेढ़े होते हैं आज चल रहे हैं, हम ऐसे कई मरीज दिखा सकते हैं। मैं लोगों को इसके माध्यम से गारंटी देता हूं, आपको ये लगेगा, कुछ लोग तो ये कह रहे डॉक्टर साहब करते कुछ नहीं, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहला नहीं देखा होता, उन्होंने आज का देखा होता तो उन्हें लगता है इसमें तो कुछ करना ही, तो पैर वैसे ही सीधे हैं तो ऐसे ही सीधे रहेंगे, डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या कर दिया? आप पहले के पैरों को देखिए और अब के पैरों को, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट करो। मैंने अपने हॉस्पिटल में जगह जगह प्लेट इस पे पोस्टर बना रखे, दिखा रखे, ये ऑपरेशन से पहले, ये ऑपरेशन के बाद। अब आप देखिए, सो सीइंग इज बिलीविंग, और वैसे भी जो दिखता है वो बिकता है। तो आप में अच्छाई है तो उसको दिखाइए, इसमें घमंड नहीं है, ये लोगों को जानकारी देना। और आप ये सोचिए, मेरा आप सब लोगों से, कुछ लोग चिकित्सकों के लिए, यदि आप सोचते हैं तो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं, यदि संजय कर सकता है तो आप भी कर। मेरे दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है, और जिस तरह से हम देश की सेवा कर रहे हैं और आप लोग करेंगे, और देश का जो राष्ट्र निर्माण है किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हर राष्ट्र अपने भारतवासी का एक कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि अपने ढंग से अपने कामों से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन मिशन में आप सब लोग अपनी अपनी आहुति दें, जिससे हमारे जीवन में या हमारे जीवन के बाद हमारे और लोगों के जीवन में हमारा देश विकसित भारत की श्रेणी में। आपने बहुत लोगों का भला किया है और बहुत दुआएँ ली हैं। लेकिन मुझे धन्यवाद। 1-2 घटनाएँ ऐसी बताइए जो आपके ज़हन में हो कि आपने उनके लिए बहुत मेहनत की, कोई एक्सीडेंट केस हो या इस तरह का। और
उसके बाद भी वो नाराज होकर चले गए और आपने उनको उनके जीवन के मूल्य के बारे में समझाया। खासकर मैं यूथ का कह रही हूँ क्योंकि एक्सीडेंट केस बहुत हो रहे हैं और आपका तो इस पर शोध है, आपने तो पुस्तक लिखी है। तो मेरी इच्छा है कि कहीं यूथ इन चीजों से अपने आप को बचा ले। ऐसा कुछ आप देखिए, बताएं। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, जो आपने कहा कि जो लोगों का अच्छा होने के बाद, क्योंकि क्या होता है, हीरे की परख जौहरी को होती है। बहुत से व्यक्ति हमारे यहाँ इलाज कराते हैं, वो उसकी कीमत नहीं जान पाते हैं, क्योंकि या उनमें अज्ञानता अज्ञानता किस कारण से होती है, क्योंकि वो पहले ही शिक्षित नहीं होते हैं, उनका परिवार इतना समृद्ध नहीं होता, उन्होंने इतना कुछ देखा नहीं होता कि इसकी कितनी कीमत है। तो कुछ तरह के लोग इस तरह के होते हैं। मैं लड़कों को खास तौर से, तो बेटा आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वैसे भी कहा भी गया है, जान है तो जहान है। हम किसी भी दुनिया की कोई भी चीज हमारे पास आ जाए, यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम उसका भोग कर सकते हैं और उसका उपयोग कर। और दूसरी बात, आप ये सोचिए कि बच्चों से खास तौर से करा, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन सबके लिए है, क्योंकि सब लोगों के कारण ही हमारा जीवन बना हुआ है और हम यहाँ तक पहुंचे, और आपके कारण ही दूसरे लोग बहुत कुछ करेंगे। तो इसको आप सोचिए कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बने हुए। और वैसे भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं, यदि आपका पास ही है, आप इस सोचो, यदि आप लंगड़े हो गए तो आपको कौन पूछेगा? और एक लंगड़े में और बिना, जो नॉर्मल व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, उसकी दौड़ होगी तो कौन जीतेगा? लंगड़ा व्यक्ति जीतेगा। तो आप इसको सोचिए, अपने जीवन को क्यों आप इतना यातायात के नियम बहुत साधारण है। आप सोचिए इसके, जैसे आप सोचिए, जितना रेस ड्राइविंग में थ्रिल मिलती है, आप इसको एंजॉय करिए, धीरे धीरे चलाने में भी तो थ्रिल। ये तो सोच की बात है ना। आपको देखें, नशे की बात है, कुछ लोगों को शराब का नशा है, कुछ लोगों को चाय का भी तो नशा है कि, कुछ लोगों को खाने का भी नशा है, कुछ लोगों को यही ना, यार 7 बज गए मैंने खाना नहीं खाया, शाम के 7 हो गए, वो भी तो नशा है। यार हम उठे नहीं, अरे 6 बज गए, वो भी तो नशा है। जो लोग 5 बजे उठते हैं वो भी एक नशा है, जो 10 बजे उठते हैं वो भी एक नशा है। तो थोड़ा सा नशे में अपने बदलाव लाइए, कि यदि आप 5 बजे उठेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा, समाज के लिए। और 10 बजे उठेंगे तो अब क्या हो, जब दुनिया आधा काम कर चुकी तब आप उठोगे, अपना ब्रश करोगे, तब अपना काम करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते, लेकिन फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आप किस ढंग से करते। और आप अकेले नहीं, आपके घर में छोटा भाई बहन भी तो होगा, वो भी तो, हमारे भैया ऐसे करते, मैं देखता हूँ। अरे मेरे जो छोटे भाई बहन है, हम यही देख के तो उनमें भी बहुत बदलाव आ गया। हमारे समाज में, हमारे कर्मचारियों में, हमारे लोगों में, हमारे कुलीग्स में, यार संजय ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यार बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बहुत से लोग इस दौड़ में लगे हुए हुए। भाई अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात, बहुत अच्छा है, तो आपको करना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से कहूंगा, यातायात के लिए बहुत साधन है, आप नियमों को पहले सीखें और उसका पालन करें। इस माध्यम से मैं सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा कि सब लोगों को यातायात के नियम सिखाएं और उनको पालन करें। सिखाने की बात आप कहें, देखिए जिसको कोई नीति निर्माता सुन रहे हैं तो देखिए, आज क्या किसी का भी काम बिना वाहन चलाए हुए या वाहन पे बैठे हुए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बताइए। दूरियां इतनी बढ़ चुकी नहीं हैं हो कि सकता। लंबे लंबे तो समय तक आप बैठना होता है। यस, आप इस बात को, सरकारें इस बात को क्यों इतना नहीं समझती हैं, कितना जरूरी स्किल है? यदि स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो क्या ड्राइविंग की स्किल जरूरी नहीं है हमारे लिए? और ड्राइवर कितना महत्वपूर्ण होता है, आप इसका अंदाज लगा, चाहे वो ड्राइवर हमारी सड़क पे चल रहा हो, कार का ड्राइवर हो, या हवाई जहाज का ड्राइवर, या शिप का ड्राइवर हो। कहने में उसको पायलट कहते हैं, उसको कैप्टन कहते हैं, इसको ड्राइवर कहते हैं। जो घटना अहमदाबाद में घटी है, कहीं तक थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा उसका क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन कुछ हद तक तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पायलट का भी कारण। तो इस तरह से आप सोचिए कि इसके लिए कितना जरूरी है। और सरकार, आप सोचिए मैम, हमारे कितनी संस्थाएं, आपको देखें कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ, 1,60,000 से ज्यादा हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन, जहां तक मैं, डाटा में गलती हो सकती क्योंकि मैं अब तो अभी अंदाज से बोल, लेकिन कहीं आपने देखा कहीं पे ड्राइविंग स्कूल? यदि पैसा प्राइमरी स्कूल खोल के कमाया जा सकता है,
पैसा मेडिकल कॉलेज खोल के कमाया जा सकता है, तो पैसा कुछ ड्राइविंग स्कूल से भी तो कमाया जा सकता है। और समाज की आप कितनी बड़ी सेवा करेंगे, आप अंदाज लगाइए कितना अंदाज है। और सरकारें इस पे ध्यान नहीं। आप सोचिए, लड़के हैं, क्या लड़कों को फ्री ड्राइविंग नहीं सिखाई जानी चाहिए? हमारे स्कूलों में आप इसको सोचिए, स्कूलों में बहुत बड़े प्लेग्राउंड है। अरे यार, स्कूल वाले एक गाड़ी भी खरीद के दे दो जिससे लोग सीख सकें। अपनी तरफ से दे दो, बच्चों को दान करके देखो कि बेटा हमारा एक ऐसा स्कूल है कि जहाँ टेबल टेनिस और फुटबॉल और वॉलीबॉल तो क्रिकेट खिलाया जाता है, वहां पे ड्राइविंग भी सिखाई जाती है। और वो ड्राइविंग आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होगी, इसको देखिए और स्कूल वालों को याद करिए। आज हमारा एक ऐसा स्कूल है, इन सब के अलावा घुड़सवारी तो कई स्कूल सिखाते हैं, हम ड्राइवरी भी सिखाते हैं। तुम्हें ड्राइवर बनाने के लिए नहीं, लेकिन ड्राइविंग इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आपका जीवन में काम नहीं चल सकता। और थोड़ी सी गलती ड्राइविंग में हुई तो आप सोचिए, आपकी जिंदगी और मौत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये बात कही है और सामाजिक जागरूकता में जो आपकी सक्रियता है, मुझे लगता है कि आप जिस तरह समझाते हैं, लोगों को ज़रूर समझ में आता होगा और कभी ये नहीं लगता है कि एक डॉक्टर बोल रहा है। धन्यवाद। आपकी हिंदी भी इतनी अच्छी है जैसे आम लोग बोलते हैं, नहीं तो कविता डॉक्टर्स के लाना साथ वो तो ये उधर स्थिति से, है। जी, पुस्तक डॉक्टरों लाना वो। बस मेरा एक ही सवाल है अभी कि आप हम्म। दुनिया के 23 इन्फ्लुएंशियल आप दुनिया के जी। 23 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में 2023 में आप चयनित हुए थे। तो मुझे आपको इतनी देर सुनने के बाद लग रहा है कि 2023 नहीं 25, 26, 27 सभी जगह आप ही होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ना मैम, एक धन्यवाद। डॉक्टर अगर देखिए, समाज के बारे में इतना सोचता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी अपनी समझता है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि डॉक्टर अपने काम, ऑपरेशन या मेडिसिन इसके बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन अभी आप मेरा एक, हाँ बोलिए बोलिए मैम, हाँ। लेकिन आप अपने ऑपरेशन थिएटर के बाहर की जो आपकी ज़िंदगी है, वो आम लोगों के साथ जुड़ी है और बिल्कुल आम आदमी की तरह है। तो ये आपने सहजता जो आप अभी कैसे रखते हैं? आपने जो अभी कहा है, मैंने अभी गुवाहाटी में एक गेस्ट लेक्चर दिया हुआ था, बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर। वो मैं हमारे लिए नहीं, वो हर व्यक्ति कर सकता। मेरा मानना है हर व्यक्ति कर सकता, और हर देखिए, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सब लोग दार्शनिक की उसमें श्रेणी में आते हैं। मैं अपने आप को भी गिनता हूं, मैं आपको भी गिनता हूं, और जो हम जैसे सब लोग हैं दार्शनिक। और देखिए, समाज में संवेदनशील कौन होता है? संवेदनशील वही होता है जिसकी बुद्धि ज्यादा होती है। देखिए, आप एक जानवर और व्यक्ति में फर्क क्या है? क्योंकि हम दूसरा कोई तड़पता है तो मुझे दुख होता है। जानवर के साथ क्या ऐसा होता है? कुछ जानवर हाँ अपने परिवार के लिए कहते हैं, चाहे वो हाथी की बात कहो चाहे बंदर की बात करो, तो उनमें भी बुद्धि है, और जानवरों से तो ज्यादा है ना। और हम लोग इसलिए हैं, तो हम लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। जो मैंने पहले कहा, हम लोगों को समाज ने बनाया, और ये हमारा कर्तव्य और दायित्व तो होना चाहिए कि हम समाज को कुछ दें। और इस देने में हमारा कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जो मैं बोल रहा हूं तो मुझे घंटे भर में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ अलग से काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बारे, हम सब लोगों से, खास तौर से चिकित्सकों से, या जो इसमें आते हैं बुद्धिजीवी, अपने साथ के आसपास के लोगों को इन चीजों को बताइए। आपका समाज में स्टेटस है, आपकी बातों को लोग मानेंगे। से आप वकील हैं, तो आप वकील यदि किसी को कह रहे यार लड़ा झगड़ा ना करो, क्या रखा है, कोर्ट कचहरी में जाते हो, देखो हम लोगों को बचाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है भाई। एक पार्टी तो हारी जाती है, उसके साथ ये होता है। तो आप यदि कहें यार वकील ऐसे कह रहे हैं, तब तो लोग मानेंगे कि नहीं? लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत? हम लोग डॉक्टर लोग ये बताएंगे। अभी हमने कहा स्वास्थ्य के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा साधारण दिया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है, ड्यूज। डी फॉर डाइट, ई फॉर एक्सरसाइज, डब्ल्यू फॉर वर्क, एंड एस फॉर स्लीप। वो इसलिए साधारण है कि आपने ड्यूज अंग्रेजी शब्द है उसको जानते हैं। बैलेंस डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, डिजायरेबल वर्क हो, और एडिक्वेट स्लीप हो। यदि आपको ये चीजें करते हैं अभी नहीं, शुरू से, तो ये हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं। हम लोग खा नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, हम लोग ठूस रहे हैं। तो हम उन लोगों से, खास तौर से हम जैसे लोग हैं जो ठूस रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करें। हम लोग के पास बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा है।
हम लोग 1 किलो गेहूं नहीं, हम लोगों ट्रक के ट्रक गेहूं खरीद लगते, तो क्या हमें सब खाना चाहिए? हमारी इतनी है कि हम इतना तो किसके लिए, अब खा के हम कितना कर रहे हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाना। हम खुद देखते हैं सर, डॉक्टरों को देखते हैं, वो 100-100 किलो के हैं सर। अरे भाई, आप कमा रहे मरीजों से, तो क्या खाने के और भी चीजें हैं, उनके ऊपर खर्च कीजिए। एक्सरसाइज, अरे यार, हमें क्या एक्सरसाइज के लिए आप बता। अभी आपको बताऊं, मैं आपको बहुत अच्छी चीज अभी मैं मिलिंद सोमन जी से गुवाहाटी में एक प्रोग्राम था बाका था, मैं उसमें भी गया हुआ। पता मिलिंद स्वामी, मैं कुछ दिनों के बाद, इस वीडियो को भी अभी बना नहीं है, उन्होंने कहा मैं कोई जिम नहीं जाता हूं, ना कोई मैं अलग से एक्सरसाइज करता हूं। उनके शब्दों में है, आप विश्वास के, सिर्फ कोई व्यक्ति 12 मिनट एक्सरसाइज कर ले, उस वो उनकी तरह हो जाए। वो +60 है लेकिन दिखते नहीं। उनका कहना है, उन्होंने कितनी साधारण, मैं खुद था, मैंने पूछा, कहते आप सिर्फ अपनी एड़ी को उठा लीजिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सीढ़ियां चल लीजिए, आप काम कर लीजिए। वो तो उनका कहना है आपको रनिंग करने की भी जरूरत नहीं है, यदि आप प्यार से वॉक भी कर लेते हैं, और जिसमें कि आप ध्यान से, उनका कहना वॉकिंग वो नहीं जो शाम को हस्बैंड वाइफ करते हैं, यार दोस्त करते हैं, गप लगा रहे हैं, ना। उनका कहना है कि जो एक्सरसाइज वॉकिंग है, यदि आप मेडिटेशन की तरह करें, जिसमें आप अकेले हो कर रहे, तो उसका ज्यादा असर होगा, रादर देन आप दोस्तों के साथ गप लगाते, उन्होंने बताई मुझे। और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं, मैं 5th फ्लोर पे, मैं सीढ़ियों से जाता, मैं लिफ्ट जाता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे जिम जाने, मैं आज तक जिम नहीं गया हूँ, शौक के लिए कभी फोटो खिंचवा लेता हूँ, किसी होटल में रुकता हूँ तो देखूं भाई इसके पंप कैसे करते हैं, और मशीन पे कैसे, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जब टाइम मिलता है, चाहे वो किताब लेने जाऊं, चाहे काम करने जाऊं, चाबी ले फोन ले जाऊं, खुद सीढ़ियों से चला जाता हूँ। लगता है जब 5th फ्लोर पे जाता हूँ, 70 सीढ़ियां हैं, तो लगने लगता है यार हमने कुछ एक्सरसाइज, तो 2-3 इसमें समय नहीं लगता है मेरा, कोई पैसा नहीं लगता। अब हम जिम के लिए जाएं, भले ही हमारे बगल में, हम लड़कियों से कहते कि बुरा ना मानिए, यदि आप घर का काम करती हैं, इसमें क्या बुराई है? हम अपने बर्तन धोते, इसमें कोई बुराई है? जापानियों में एक कल्चर है, आपको बताऊं, उनको कहा जाता है जो खाता है वही धोता है, जिसको खाना है वही अपने बर्तन धोए। आप ये देखिए, कपड़े धोने में, आपको एक ऐसी बात सुनाऊं कि आप हैरान होंगे इसको सुन के, और ये सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊं, तो ये एक्सरसाइज, यदि हम रगड़ के अपने आप को, शरीर को नहा लें, अब शावर है यार, शावर में पानी से डाल लिया, तो पानी से डालना वही नहाना होता है कि रगड़ के नहाना? आप रगड़ के नहाइए, देखिए आपको कितना आपको फील होता है कि हाँ हमें रिलैक्स बॉडी हो रही, थोड़ा उसमें खून भी बढ़ता है, खाल भी, और हम जैसे लोगों का, हम तो इसलिए रगड़ के नहाते, हम जैसे लोगों का काला रंग भी थोड़ा साफ हो जाता है। तो हमने तो पत्थर भी लगा रखा है अपने यहाँ लगा भाई। आप देखिए पैर में रगड़ के देखिए, सब खाल निकल जाती है, खाल पे लगा दीजिए, आपको थोड़ा फील अच्छा होता है, खून बढ़ता है। तो ये साधारण सी बातें हैं ना, आपको काम है। आप बताइए, मैं सोचता हूँ कि मैं तो चाहता था मैं डॉक्टर बन गया, मुझे तो डिजायरेबल वर्क मिल गया। मैं कहता हूँ आप चाहिए जो आपको पसंद हो वो काम कर, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो उस काम को भी पसंद करने लगी, उसमें क्या बुराई है भाई? मैं यदि डॉक्टर नहीं होता तो क्या लगता, मैं इंजीनियर होता तो अच्छा इंजीनियर नहीं होता? मैं जरूर अच्छा होता, क्योंकि मेरे में तो काम करने की कला है, चाहे वो डॉक्टरी का काम करे, इंजीनियरिंग, वो हमने सोच रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। हर काम को आप जितने जो भी काम करेंगे ना काम करने से, मैं कितना आशावादी हूं, चूंकि आप पूछ रही हूं, मैं फ्लो में बता देता हूं। मैं हर काम में ये सोचता हूं कि मैं इसमें सफल हूं, उसके लिए मैं कोशिश करता हूं। वो क्यों कोशिश करता हूँ? गीता में लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पुस्तक है, उसका इंग्लिश वर्ड है कि एक्शन इज सुपीरियर टू से। हमने एक नौकरी के लिए एप्लीकेशन, और मैंने डाल दी, और मुझे पता है यार हो सकता ना भी हो, लेकिन यदि संभावना हो गई तो, और यदि मैंने नहीं करी होती तो 0% था ही ना, और हो गया तो 100%। तो मैं तो इस तरह से कहता, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। और मैं हर सर्जन को कहता हूँ ऑप्टिमिस्टिक हो। यदि आपको लग यार ये तो ऑपरेशन अच्छा ही नहीं होगा, अरे भाई आपने सोच लिया अच्छा नहीं हो तो अच्छा कैसे हो? और हमने कहा मुझे तो अच्छा करना ही है, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तो अच्छा करना ही है। तो इसको आप जब इस तरह से सोचेंगे, इसी तरह से नींद है। लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे यार सोएंगे टाइम बर्बाद हो रहा है, इतने पैसे में 10-5 हजार कमा लूंगा भाई। अरे करोगे क्या 10-5 हजार में? जो लोग सोते नहीं है
वो जिनको सो नहीं पाते, ये पागलपन का लक्षण होता है सर। आपको ये ना कहिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग 4 दिन की आदत 4 घंटे सोने, जैसे संत हैं, सन्यासी, वो हो सकता है 4 घंटे ही सो रहे हो। मैं आम आदमियों की बात कर, सोना 7 से 9 घंटे जरूरी है। योगा है, हमारे रामदेव जी बताते हैं, बस ऐसे ऐसे करिए। अरे यार, इसमें क्या बात है? कुछ तो रामदेव जी की, स्वामी जी की, अब मजाक के तौर पे एक्सरसाइज हो रही कि नहीं? मिनट्स मैटर। तो आप इसको इस तरह से देखिए, इसमें ये नहीं कि हिसाब लगाना पड़ेगा, क्यों नहीं। और वही अभी आप लोग, मैंने मिलिंद सोमन जी की बात बताई। अरे भाई, 12 घंटे 2 घंटे, जब भी आपको लगा हाथ को ऐसे कर लिया, जब आप खड़े हुए कमर को ऐसे टाइट कर, ये भी तो एक्सरसाइज है। एंड यू विल सी द रिजल्ट। इसी के आगे कहता हूं, योगा, एक्सरसाइज, स्लीप आर द नो कॉस्ट हेल्थ। इसमें कहीं कोई नहीं। और इसी को मैं जोड़ता हूं दूसरे ढंग से नहीं, योगा, एक्सरसाइज, स्लीप, सेक्स, स्पोर्ट्स आर द नो कॉस्ट हेल्थ बूस्टर। आप सोचिए, दौड़ने भागने में कुछ लगता है आपसे? जो उठक बैठक करना है, जिम जाना है, हमारी मम्मी ड्रिल जिम मशीन नहीं ले रही है, क्या होती जिम मशीन? नहीं, वो क्या होती है ट्रेडमिल जो, होते हैं, हाँ ट्रेडमिल। हाँ, ट्रेडमिल नहीं। मम्मी मेरे को जिम में जाने नहीं देती, मेरा वजन बढ़ गया। अरे वजन आपके जिम में जाने से, ना जाने से नहीं बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है जो मम्मी आपको बनाती है, वो खिलाती जा, नहीं, और सिर्फ आप मम्मी नहीं, मम्मी को सोचते सिर्फ मम्मी नहीं, क्या? बच्चे जो ऑनलाइन मंगाते हैं उससे भी वजन बढ़ता है, हाँ, सिर्फ ये भी माताओं को आपने, दोष ना हाँ दें। ये देखिए, इन्होंने अपने अनुभव की बात है कि ये बनाती भी नहीं है, तब भी बच्चे कहते मुझे। तो ये है, तो आपका जो पैकेज है वो प्रोसेस फूड है, ये भी नहीं। खास तौर से लड़कियों के लिए पीसीओडी एक कारण है। ये जो प्रोसेस फूड है, इसका एक कारण है, ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है। ऐसी कई स्टडीज है। देखिए क्या होता है, खाना आप जो भी खाते हैं, कहीं ना कहीं तो शरीर में मिल, और उसमें कितनी क्या मिलावट है। कहीं ने भी कोई भी चीज है, एक माल्टोडेक्स्ट्रिन आती है, उसका असर देखिए। आपने सैकरीन के बारे में सुना, इतना डाल दो मीठा हो जाता है। अरे भाई, जो बताओ, जो 1 चम्मच से मीठा नहीं हो रहा है, इतनी से मीठा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में कुछ काला है। तो इन सब चीजों को आपको सोचना चाहिए। तो मैं बातों बातों में ही आपको ये सब बातें बता रहा है। तो इस तरह का मैंने एक ड्यूज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। डाइट, एक्सरसाइज, वर्क एंड स्लीप। वर्क के लिए मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा, वर्क के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक अभिभावक के नाते बता रहा हूं। आप मेरे बाल देख लीजिए, आपसे कुछ लोगों से तो ज्यादा मेरे बाल सफेद हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं। आप उस लड़की के चक्कर में ना पड़े, जिसको आप चाहते हैं वो मिल जाए, बहुत अच्छा। आप चाहते हैं, आपके माँ बाप चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, माँ बाप ने किसी दूसरी लड़की को बताया, उसे भी चाहने लगो यार। वो इसी तरह से चाहो जैसे कि आपके मम्मी पापा चाहते। मैं, मेरी उम्र के लोगों का, मैं बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी की लव मैरिज हुई है। उनकी तो पिताजी ने ही मैरिज कराई है। देखिए हम और हम हमारी पत्नी खुश हैं या नहीं। या आप उन बच्चों से पूछता हूँ, आप अपने देखा, कभी आपने देखा कि मम्मी पापा एक दूसरे के दुश्मन है, या वो एक दूसरे के लिए जान नहीं छिड़क? तो आप ऐसे सोचिए कि जब वो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। और अपना बनाने के लिए एक और मंत्र देता हूं, प्राप्ति में भौतिक विकास है तो त्याग में मानसिक विस्तार। आप कुछ देखे तो देखिए। मैं आपको कई स्कूलों में जाके कह, कोई लड़का या कोई लड़की किसी दूसरे के लिए, चाहे लड़की लड़के के लिए, लड़का लड़की के लिए, यदि 10 साल से पीछे पड़ा है, तो उस लड़के में कुछ खासियत है कि नहीं? और आप तब भी समझते वो लड़का अच्छा नहीं, या वो लड़की अच्छी नहीं। इन चीजों को सोचिए। सोचिए कितने लोग हैं ऐसे कि जो 10 साल तक आपके पीछे पड़े हुए। तो आप सोचिए, इतना समर्पित व्यक्ति कैसे आप, और किसी को जीवन में इतना समर्पित व्यक्ति मिल गया तो उसका जीवन तो अच्छा बनना ही है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, वैसे नहीं। आपके अनुभवों के लिए आपके पास शब्द बहुत सुंदर है, और मैं आपकी कविताएं सुनना चाहती हूँ। आपने दो कुछ कविताएं जो लिखी, उनमें से एक दो अगर सुना दें तो बहुत जरूर आपको अच्छा मैं होगा। सुनाऊंगा मैम। एक कविता तो है जो विकसित भारत के कहा गया है, लिख के माध्यम के लिए लिखा गया है। और उस शब्दों को देखिए, ये कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इसी साल के 15 अगस्त को लिखी गई थी। जब और मैं कविता के माध्यम से भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के मिशन में आप लोग इसमें सब अपने अपने ढंग से योगदान दीजिए, और अपने देश को विकसित भारत की श्रेणी में रखिए, जिससे कि हमारा देश भी। इसी के लिए गा के कविता सुनाना, मैं बहुत गायक नहीं हूं, लेकिन कहता हूँ विकसित भारत ध्येय।
धीर धरो प्रिय वर थोड़ा सा, रात्रि जल्द ढलने वाली है, भोर शीघ्र होने वाली है। जल्द अंधेरा मिट जाएगा, चारों ओर प्रकाश फैलेगा। अब मैं भूल रहा हूं, मैं फिर आपको सुनाता हूं, इसको आप दोबारा एडजस्ट कर लीजिए। विकसित भारत ध्येय हमारा। धीर धरो प्रिय वर थोड़ा सा, रात्रि जल्द ढलने वाली है, भोर शीघ्र होने वाली है। उठो देश का मान बढ़ाएं, मातृभूमि का कर्ज चुकाएं, विकसित भारत ध्येय बनाएं। एक साथ हम हाथ मिलाएं, साथ साथ हम कदम बढ़ाएं। भोग विलास छोड़कर हम सब कर्म करें मिलजुल कर हम सब। गूंजे मंत्र यही घर घर में, उठे तिरंगा बने निडर हम। होए अग्रसर इस पथ पर हम, यह बल हमें दिखाना होगा। बड़े देश अब स्वर्णिम युग में, यह कर्तव्य निभाना होगा। रात्रि जल्द ढलने वाली है, भोर शीघ्र होने वाली है। अंधा युग जाने वाला है, स्वर्णिम युग आने वाला है। बड़े चलो सब भारतवासी, बड़े चलो सब भरतवंशी। बड़े चलो सब भारतवासी, बड़े चलो सब भरतवंशी। बहुत सुंदर। आपके पास जितना धन्यवाद। ज्ञान है, और सिर्फ धन्यवाद। अपने चिकित्सा क्षेत्र का नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का और व्यावहारिक जीवन का। और आपने इतनी सुंदर पंक्तियां इतनी अच्छी हिंदी में और इतने अच्छे सुर में गाकर सुनाया, जिसके लिए कि आपको स्कूल में डांट पड़ी थी कि मैं संगीत नहीं सीखूंगा और शायद गाना नहीं इसीलिए, शायद गाऊंगा। इसलिए, शायद तो शायद वो इसलिए। चीज आपने अब जाकर उस शिक्षक के भी वो बिल्कुल सही मनोभाव बात कह रहा हूँ, पूरे कर मैंने दिए। कब कब गाया था कि अब गाया, इस सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि इसी कविता के, मैं एक और कविता के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी देना चाहता हूँ, श्रोताओं को भी देना चाहता हूँ, आपकी संस्था को भी देना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से। ये कविता हमारी उपहार संदेश का, जो मैंने आपको बताई हुई ये पुस्तक है, जो कि ज्ञानपीठ ने छापी हुई, आजकल वाणी प्रकाशन ने। और इसकी कविता का शीर्षक है सपने हमारे और आपके। जब मैंने एक्चुअली लिखी तो मेरे सोचते थे ये हमारे ही सपने हैं। फिर हम इसको पढ़ा, फिर हमने सोचा ये आपके भी सपने हो और आप इनको देखिए तो आपको इसमें भी समझ में आए। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते, मैं कहता हूँ कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांश। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने। मिलने से पहले वह भी तो अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं अपने, सपने ही तो सच्चे होते हैं अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या। सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के, सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन, जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो। क्योंकि जीवन का आधार ही, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी
बहुत सुंदर शब्द। आपके पास इतनी सुंदर शब्दावलियाँ हैं कि सुनकर मैं अभिभूत हूँ और आपके सपनों की बातें सुनकर मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक थे, उनकी याद आ गई। वो भी सपने देखने और उनको साकार करने की बात कहते थे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज की हमारी चर्चा आपके साथ बहुत ही प्रेरणास्पद रही। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।